आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किंग कनिष्क के बारे में। किंग कनिष्क जिसे अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, ये चाइना से आए थे। इनके रेंज में सिल्क रूट का डेवलपमेंट हुआ, सिल्क रूट पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने इनके इनके टेनवर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चौथी बौद्ध सभा सभा का आयोजन किया गया था। ये सब देखेंगे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, कनिष्क के बारे में जानेंगे कि कनिष्क थे कौन, और कुषाण डायनेस्टी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, कुषाण वंश की जो शुरुआत है ना, वो होती है 30 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। अब देखिए 375 ईस्वी तक तो शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ था उस समय। तो ये शक एरा बोला जाता है, इतिहासकारों के द्वारा शक एरा बोला जाता है, क्योंकि शक वंश के भी कुषाण जो थे, जो किंग कनिष्क थे, वो शक वंश के राजा थे, ऐसा भी बताया जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। हालांकि शक वंश के बारे में मैं आपको बता दूं, शक का मतलब क्या होता है संस्कृत लिटरेचर के अनुसार, जो फॉरेन से इन्वेड करने आए थे, जो लुटेरे थे, जो आक्रमणकारी थे, जिन्होंने इन्वेड किया था, वो उन लोगों को शक बोला जाता था। तो ऐसा कुछ वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन इतिहासकारों ने बताया कि जो जो इनके जो पहले राजा हुए वंश के, कुषाण वंश के, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उसके बाद दूसरे राजा हुए, फिर उसके बाद आए दो राजा हुए, फिर दो राजाओं के बाद 78 से 102 ईस्वी तक कनिष्क आए। हालांकि आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि लेकिन इतिहासकारों में इसको लेकर डिस्प्यूट है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में ऐसा होता है ना कि देखिए उस टाइम पे तो देखिए चीजें आज के जैसे नहीं थी ना, टेक्नोलॉजी और जो भी होता है आज के जमाने में, वीडियो कैमरा शूट, ये सब चीजें तो होती नहीं थी। तो उस समय क्या होता था कि आज के टाइम पे जैसे जिन राजाओं ने जहां जहां रूल किया हुआ है, जो भी चीजें हैं वो सब वो है ना एक साथ वहां पे उसी जगह पे जाके वो विजिट करते हैं। वो लोग विजिट करते हैं, वहां पे चीजें देखते हैं, और फिर उसके बाद से फिर वो ऐसा सोचने, उससे रिसर्च करते हैं, मतलब वो उस बारे में सोचने की हाँ एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, हुआ होगा, ऐसे वो अनुमान लगाते हैं अपने मन से। देखिए सही भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, इस सब का कोई ये सब का कोई प्रूफ नहीं है अपने पास। तो देखिए, लेकिन हाँ किंग कनिष्क तो थे, लेकिन इनके साल में थोड़ी सी डिस्प्यूट है। लेकिन बाद में इस पे हेनरी फॉग ने स्टडी की थी। हेनरी फॉग एक हिस्टोरियन थे, इन्होंने जो इनका एरा बताया था ना, कॉमन एरा जो था, वो 127 ईस्वी से 140 ईस्वी तक बताया था, जो इनका कॉमन एरा था। तो ये था उनका शक वंश का, ये कुषाण वंश के जो राजा थे, इनका ऐसा बताया जाता है कनिष्क के बारे में कि 127 से 140 ईस्वी तक इनका एरा हो सकता है। तो इन्होंने हेनरी फॉग ने इसके बारे में बताया था। तो ये भी तो बहुत सारे लोग इस चीज को भी मानते हैं, और बहुत सारे लोग 78 से लेके 102 ईस्वी तक भी कनिष्क के एरा को मानते हैं। तो देखिए सबका अलग अलग डिस्प्यूट है, और जो कुषाण वंश है ये 30 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी तक चला था, ऐसा बताया जाता है। तब देखिए सही भी हो सकता है। इतिहास तो देखिए अपने उस समय जो अपने को जहां जहां से जो स्रोत मिलते हैं, अपन ने उनसे अध्ययन किया, उसके कहाँ कहाँ से अध्ययन किया उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए शुरुआत होती है, इन्होंने क्या, ये चाइना से आए थे। चाइना में इनको क्या है, क्विंग, चाइना में इसको कुशांग डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। कुशांग, चाइना, चाइनीज टेक्स्ट जितने भी है ना, वहां पे कुशांग बोला जाता है इनको। देखिए चाइनीज नाम थोड़े अलग अलग होते हैं ना, तो वो अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करते हैं चीजों का, कि ऐसे नहीं जैसे अपने अपन कुषाण बोलते थे वो कुशांग बोलते हैं। तब उसके बाद क्या होता है, देखिए अब 78 ईस्वी में जब किंग कनिष्क आते हैं, तो ये अफगानिस्तान होते हुए आते हैं। अफगानिस्तान होते हुए आते हैं, अफगानिस्तान से पहले जाते हैं बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया एक वो जगह है, बैक्ट्रिया वहां से जहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर हिंदुओं का राज चलता था, एक जगह एक कंट्री थी, वहां से होते हुए आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से होते हुए भारत में आते हैं। हालांकि उस समय भारत तो नहीं था, उस समय सब अलग अलग ही पार्ट हुआ करता था सब चीजों का,
मतलब एक ही अखंड भारत ही था एक तरह से, अगर देखा जाए तो भारत तो मतलब बना नहीं था, लेकिन हाँ एक तरह से अखंड भारत था आज का पाकिस्तान। तो वो फिर वहां पे जाते हैं नॉर्थ में, पूरे सिंध, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको आज उत्तर प्रदेश बोला जाता है, वहां तक है ना आ जाते हैं। वहां पे कई राजाओं को हराना शुरू कर देते हैं। तब उसके बाद क्या होता है कि देखिए जैसी ये सारी चीजें होती है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया वहां पे, इन यहाँ वहां पे सारे राज्य, वहां पे जो इंडो पार्थ की जो एक बहुत बड़ा बाहर जो नेशन था, वहां की जो कैपिटल थी तक्षशिला, वहां के राजा को हरा दिया उन्होंने। वहां के उस एरिया को कब्जे में ले लिया अपने, वहां के राजा को कब्जे में ले लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे करके ये अफगानिस्तान से वहां तक गए। फिर वहां से बैक्ट्रिया के राजा को इन्होंने हराया, बैक्ट्रिया पे अपना रूल स्टेब्लिश किया। जहां पे भी ये जाते थे ना, राजाओं को जैसे हराते थे, कुषाण वंश के जो राजा थे कनिष्क, वो सभी राजाओं को हरा देते थे। काफी जगहों पे इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कई जगहों पे। इनका जो यूरोप तक भी है ना, इनका फैला हुआ था साम्राज्य, पूरा आज के यूरोप तक फैला हुआ था। सिल्क रूट काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। देखिए सिल्क रूट पे तो बहुत सारे राजाओं ने काम किया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किंग कनिष्क के टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। एक जगह से दूसरी जगह पे सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता था, इधर से उधर सामान आना जाना सब चीजें होती थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार उस समय काफी ज्यादा बढ़ गया था। तक्षशिला यूनिवर्सिटी को इन्होंने बनाया था। और जो तक्षशिला, और जब कुषाण वंश की जब ये 78 ईस्वी में जब ये इनका जब टेनवर चालू हुआ ना, तो इन्होंने पुरुषपुर को राजधानी बनाया अपने वंश की, पुरुषपुर, जिसको आज पेशावर के नाम से जाना जाता है। और ये पेशावर पाकिस्तान में आता है अभी। तो देखिए उन्होंने पेशावर को अपनी राजधानी बनाया, कई सारे राजाओं को भी हरा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब ये पंजाब होते हुए सब जगह से हराने लगे कई हिंदू राजाओं को। मतलब राजाओं को हराया इन द सेंस, ऐसा नहीं है वहां पे कोई लूट मार मचाई, उन्होंने सब जगह अच्छे से लड़ाई लड़ी। और जहाँ पे जिसने सभी के युद्ध बंदियों के साथ कोई ऐसा बुरा व्यवहार नहीं किया, किसी को ठेस नहीं पहुंचाया, इनमें सबसे बड़ी खासियत थी। अब देखिए इनके इतिहास के बारे में अपन को कहाँ से जानकारी मिलती है, जो इनके दो चीजों से मिलती है। देखिए सबसे पहला चीज होती है रोहतक रवातक 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 नाम के, रवातक एक इतिहास से, मतलब रवातक नाम का एक ऐतिहासिक स्रोत है जो अभी आज के अफगानिस्तान में है। वहां से है ना इनको इसके बारे में मिलता है, वहां से अपन को मिलता है इनके बारे में जानकारियां की है ना, इनके लड़ाइयों के बारे में जो इन्होंने काफी चीजें की, उसके बारे में अपन को रवातक नाम के इतिहास से पता चलता है। फिर दूसरा था इनके सिक्के, जो इनकी करेंसीज थी, करेंसीज जो थी इनके, इनसे सबसे ज्यादा पता चलता है इनके बारे में कि इन्होंने जो इनकी जो भी करेंसी थी उस पर साफ साफ लिखा होता था, मतलब जितने भी भगवान थे, जैसे गॉड ग्रीक्स गॉड थे जो, और फिर उसके बाद जो लॉर्ड शिवा थे, लॉर्ड राम, सभी की तस्वीरें हुआ करती थी। तो वहां पे इससे अपने को पता चलता है कि है ना ये कितने रिलीजियस इंसान थे। मतलब हर धर्म के भगवानों को इन्होंने इज्जत दी, हर धर्म के। हालांकि बाद में है ना इन्होंने धीरे धीरे करके फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया। फिर उन्होंने बहुत सारे देशों में मिशंस भी भेजे थे कि है ना ताकि कोई है ना बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाए, बौद्ध धर्म को प्रमोट किया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने वहां पे मिशंस भेजे थे, तो इनके चौथे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी इनके शासन काल में, देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। पहले देखिए गौतम बुद्ध ने तो सबसे पहली चीज क्या दी कि अपना सारनाथ में अपना उपदेश दिया था ना, तो सारनाथ में उपदेश दिया था। लेकिन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुई थी, पहली हुई थी सम्राट अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र में हुई थी, फिर दूसरी हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, फिर उसके बाद और 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और जो सबसे लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ना, वो कनिष्क के शासन काल में कश्मीर के कुंडल वन में की गई थी, कुंडल वन में हुई थी, जिस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति में सभी बुद्ध धर्म के सभी बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होते थे। इन्होंने कई सारे, देखिए बुद्ध धर्म में इन्होंने बेसिकली 5 चीजें की थी बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए।
खुद इन्होंने भगवान बुद्धा को अपना लिया था। लेकिन हालांकि यहाँ पे एक और बात बता दूं कि किसी को भी है ना ऐसा कोई रूल करने के लिए नहीं बोला गया था, मतलब किसी के ऊपर भी ऐसा कोई कड़े नियम नहीं लागू किए थे कि नहीं आप हम बुद्धिज्म अपना रहे तो तुमको भी बुद्धिज्म अपनाना पड़ेगा। सबको अपने अपने रिलीजन के हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार था, किसी के ऊपर कोई प्रकार का टैक्स भी नहीं लगाया गया था। अब देखिए इन्होंने बेसिकली बुद्धिज्म में क्या किया था, देखिए इन्होंने महायान हीनयान को अपनाया था। सम्राट अशोक ने तो महायान को पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, इन्होंने हीनयान को सबसे ज्यादा फॉलो किया। तो देखिए अब हीनयान का मतलब क्या होता है कि हीन भावना, जैसे लोगों के अंदर कैसे अपन बोलते हैं ना कि लेस लेस होता है कोई चीज से, अपने को हीन भावना आती है, तो उसी हिसाब से देखा जाता है और उसको बोला जाता है हीनयान। तो देखिए गौतम बुद्ध ने यहाँ पे क्या किया, माफ कीजिएगा गौतम बुद्ध बोल रहा हूँ, सम्राट कनिष्क ने यहाँ पे क्या किया, 5 चीजें उन्होंने बेसिकली क्या किया कि सबसे पहली यहाँ पे तो है ना सबसे पहले स्कूल्स बनवाए काफी सारे, जो बड़े बड़े जो जो जहाँ पे है ना बुद्ध की मूर्तियां बनाना ये सब सिखाया जाता था। कई सारे स्तूप बनवाए, मंदिर जो बुद्ध की मोनेस्ट्रीज है वहां पे बड़ी बड़ी मूर्तियां रखवाई, लोगों को बुद्धिज्म के बारे में जा जा के बताते थे, खुद भी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते थे। देखिए अशोक भी जब अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, मतलब अशोक का जब टेनवर था तो अपने टेनवर खत्म होने के बाद सम्राट अशोक ने अपने बेटे को राजगद्दी पे नहीं बैठाया, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा दोनों को ही नहीं बिठाया, दोनों को श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तब तो उन्होंने बौद्ध धर्म के कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया, जो वहां जो एक पाकिस्तान के पेशावर में भी उन्होंने, पुरुषपुर में भी एक स्तूप बनवाया था उन्होंने। देखिए अब वो स्तूप तो अब बचा नहीं है, वो स्तूप तो चल शायद तोड़ दिया गया है अब पाकिस्तान में जाने के बाद। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी चीज उन्होंने क्या की, बड़े बड़े देखिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट खुलवाया इन्होंने, गांधार स्कूल ऑफ मथुरा स्कूल। देखिए गांधार मतलब जो अफगानिस्तान में आज का कांधार है ना उसको बोला जाता है। इन्होंने गांधार शैली, जो मथुरा शैली और गांधार शैली में जो अलग अलग कलाएं थी वहां पे है ना स्कूल खुलवाए थे। स्कूलों में क्या होता था, मूर्तियां बनाना लोगों को सिखाया जाता था, मूर्तियां बनाना सिखाया जाता था और उसके बाद वहां पे लोगों को है ना बताया जाता था कि कैसे मूर्तियां बनानी चाहिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, बुद्धिज्म के बारे में उन्होंने देखिए इनके जो जब यहाँ पे चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो इसमें क्या हुआ था, अश्वघोष इसके अध्यक्ष बने थे और वासुमित्र इसके अध्यक्ष बने थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया था, जैसे जब ये कई जगहों पे इन्होंने भ्रमण भी किया, इधर से उधर हर जगह घूमते रहे, अफगानिस्तान, पर्शिया, यूरोप में साम्राज्य तक काफी है ना फैला हुआ था ना, तो सबको है ना ट्रेड करने की आजादी दी गई थी कि मतलब कोई भी सामान इधर से उधर बिना रोक टोक के ट्रेड किया जा सकता है, कोई इसमें रोक टोक नहीं रहेगी। तो इन्होंने ट्रेड पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने इस समय सिल्क रूट पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया, सिल्क रूट को सबसे ज्यादा डेवलप किया गया यहाँ पे इस टाइम पे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जैसी सिल्क रूट को डेवलप होने के बाद वहां पे बुद्धिज्म के बारे में उन्होंने बताया लोगों को। और जैसे जो इसमें अश्वघोष, जब ये पाटलिपुत्र गए तो वहां पे ये अश्वघोष से मिले, अश्वघोष से मिलने के बाद क्या हुआ कि जब अश्वघोष से इन्होंने मिले तो फिर वो उनसे इतना प्रभावित हुए कि उनको अपना शिष्य ही बना लिया। चरक इनके दरबार में, जैसे अश्वघोष तो ऐसे थे कि है ना बुद्धिज्म के बारे में इतना कुछ जानते थे, उनसे अगर कोई डिबेट भी करता था ना वो एक तरह से सबको हरा ही दिया करते थे, उनसे तो कोई जीत नहीं पाता था, उनका ये था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस समय बुद्धिज्म में क्या था, 3 चीजें थी, जैसे इनके जो त्रिपिटक स्तंभ थे, बुद्ध के सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इनको सबसे ज्यादा, इन पे सबसे ज्यादा बल दिया, इनके बारे में लोगों को बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे, सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को इन्होंने पाली से संस्कृत में सबका ट्रांसलेशन करवाया,
क्योंकि उस समय संस्कृत सबसे ज्यादा चलती थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि संस्कृत में इन्होंने ट्रांसलेट करवाया, इन लोगों को इसके लिए जागरूक किया, लोगों को बोला कि आपको संस्कृत आनी चाहिए। अगर जैसे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो पाली में भाषा में लिखे गए हैं उनको भी संस्कृत में करवाओ, ताकि लोग आसानी से उस चीज को समझ सके। बुद्धिज्म सब जगह फैला। देखिए आज सब जगह बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे बुद्धिज्म चलता है, जैसे म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, फिर इंडोनेशिया हो गया, फिर और भी जैसे और भी बहुत सारी जगह हो गई वहां पे बुद्ध मंदिर है। जैसे नेपाल के लुम्बिनी में भी गौतम बुद्ध का मंदिर है। तो अब जैसे बुद्धिज्म तो चलता ही रहता है। और देखिए जो इन्होंने पुरुषपुर में जो स्तूप बनवाए थे उनके बारे में कैसे अपन को पता चलता है, जब 500 ईस्वी के आसपास जब चीनी यात्री फाहियान ने इसके बारे में बताया था। फाहियान एक चीनी यात्री था, किसी दिन अपन उसके बारे में भी बात करेंगे, फाहियान के बारे में। वो भी एक बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने आया था वो भी भारत। तो फिर उसकी वजह से बुद्धिज्म समझने के लिए आया था वो भी। तब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसने बताया था कि यहाँ पे ये स्तूप के बारे में, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके कई सारे इतिहासकार हैं। अब देखिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन तो देखिए ऐसा था ना, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो अपन को किसी के बारे में कोई जानकारी तो नहीं मिलती है सच कहीं पे भी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें इनके बारे में, जैसे रवातक हो गया या जो और भी हिस्टोरियंस है, इन्होंने सबके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो देखिए ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत अच्छा था इन लोग का। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता है ना तो लोग भी खुश रहते हैं, लोगों को भी है ना ये चाहिए होता है कि हमारा राजा अच्छा है तो फिर और हमको क्या चाहिए। लोग भी यही सोचते हैं कि काफी ज्यादा रिलीजियस था, टॉलरेबल था, मतलब थे सॉरी काफी ज्यादा रिलीजियस लीडर थे, काफी टॉलरेंट थे सभी धर्मों को लेके, कभी किसी के ऊपर नियम लागू नहीं किए, काफी लड़ाइयाँ लड़ी लड़ाई में, लेकिन आम लोगों को कभी नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई अगर युद्धबंदी अगर मतलब युद्ध से अगर कोई अगर बच गया हो, अगर युद्ध में लड़ते लड़ते अगर किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं करवाया गया, तो ऐसे करके सबके साथ शांति से रहे। तो देखिए राजा के हित हमेशा प्रजा के हित में ही होता है, ये बात चाणक्य ने भी बोली हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी तो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात है कि बुद्धिस्ट जो लोग थे ना, लोग इनसे खुश थे कि है ना हमारा राजा हमारे लिए इतना करता है, तो लोग भी अच्छे से रहते थे वहां पे। तो देखिए अब उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। बुद्धिज्म में क्या हुआ कि इन्होंने क्या क्या चीजें थी, 3 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस किया इन्होंने, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा और ध्यान मुद्रा, ये 2 चीजों पे है ना सबसे ज्यादा फोकस किया। अभय मुद्रा का मतलब क्या हुआ बुद्धिज्म में कि किसी को घबराना नहीं है, किसी चीज से बिना डरे हर चीज का सामना करो, मतलब हर चीज उस चीज पे डर को निकालना होता था। दूसरी होती थी ध्यान मुद्रा, ध्यान मतलब मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन करो बैठ के एक जगह। अब बुद्धिज्म में फिर जैसे गौतम बुद्ध क्या बताते थे कि है ना वो इंसान किस चीज से परेशान रहता है, दुख, इच्छा, इन सब का त्याग करो। तो वो भी धीरे धीरे करके बुद्धिस्ट फिलोसफी पे चली गए थे एक तरह से। लेकिन बुद्धा ने तो ये बोला था ना कि मेरे मूर्तियां नहीं बनाना कभी भी, कोई भी बुद्धा हो सकता है, भगवान बनाने से उन्होंने अपने आप को मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने उनकी कई मूर्तियां बनाई और लोगों ने है ना मूर्ति पूजा किया, फिर है ना बुद्ध की पूजा करने लगे। तो उसकी वजह से लोगों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। ऐसा लोग मानने लग गए थे कि अगर हम बुद्ध की अगर पूजा अर्चना ही कर ले मूर्ति बना के, तो हो सकता है कि हमको उससे बुद्धिस्ट मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उन्होंने बौद्ध समिति का आयोजन कराया था और उसमें काफी चीजें थी। अश्वघोष थे, कवि चरक थे, चरक इनके जो दरबार में थे, इन्होंने चरक संहिता भी लिखी थी। फिर इन्होंने जो इनको वेद के बारे में काफी ज्यादा ज्ञान था, आयुर्वेदिक चीजों के बारे में, ये एक तरह से डॉक्टर ही हुआ करते थे समझ लीजिए। चिकित्सा विज्ञान इन सब के बारे में काफी ज्यादा इनको नॉलेज थी, तो इन्होंने चरक संहिता लिखी। फिर कनिष्क के काल में क्या हुआ कि जब जो अश्वघोष थे उन्होंने
ये वाली किताब भी लिखी थी बुद्ध चरितम को इन्होंने, इन पे काफी ज्यादा इन्होंने इनके बारे में पढ़ा, गौतम बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए ये बुक पढ़ के। फिर उसके बाद कई सारे कवि रहते थे इनके दरबार में, तो कलाओं में इनको काफी ज्यादा रुचि थी, तो कलाओं का सबसे ज्यादा विकास हुआ इनके टाइम पे। काफी चीजें बनाई गई, जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, फिर मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। हर जगह इनके चीजें होती थी, कला बहुत अच्छी रहती थी, आर्ट एंड कल्चर इनका बहुत अच्छा था। इन सब के बारे में लोगों को भी जागरूक करते थे। तो ये था कनिष्क के बारे में। अब देखिए कनिष्क की अब मौत भी ऐसा बोला जाता है कि 102 ईस्वी में इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि इनकी मौत हुई थी। अब देखिए इनकी मृत्यु को लेकर भी डाउट है कि कब इनकी डेथ हुई थी। कोई बोलता है कि 102 ईस्वी में मरे थे। अब हेनरी फॉक का तो ये मानना है, जो इतिहासकार थे, कि 127 से 140 तक ही इनका कॉमन एरा था, तो 140 ईस्वी में इनकी डेथ हुई थी। लेकिन इन्होंने इनकी ऐसी कोई बात, देखिए इनकी मृत्यु को लेकर डाउट तो है, लेकिन आज सबसे बड़े गर्व, हमारे लिए आज सबसे बड़े गर्व की बात है कि ये चाइना से आए थे आज, और चाइना से आने के बाद इन्होंने इन्वेड नहीं किया भारत को। देखिए फॉरेन से जितने भी लीडर्स आते थे ना, भारत को इन्वेड करते थे। इन्वेड करने के बाद सबको लूट लेते थे, बाहर किसी को भी मार लेते थे, इधर उधर जो भी होता था सब लूट के ले जाते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, भारत को काफी महान बनाया, आगे तक पहुंचाया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बुद्धिज्म पे सबसे ज्यादा फोकस किया। फिर रवातक में भी इनके बारे में वर्णन तो मिलता ही है, इनके सिक्कों से भी अपन को पता चलता है सारी चीजें। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी। फिर इनके दरबार में बड़े बड़े कवि भी हुआ करते थे, तो कवियों के बारे में वो किया उन्होंने। सिल्क रूट पे काफी ज्यादा डेवलप किया गया। तो ऐसे करके काफी सारी चीजें हुई थी और इन्होंने आगे तक बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया। तो आज के इस वीडियो में इतना, ये था कनिष्क के बारे में, किंग कनिष्क के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को आखिरी तक देखा करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें। कल किसी और हिस्ट्री के टॉपिक पे बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।